नेक्स्ट कम टू द लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम्स में अगर हम देखते हैं तो देख, अब ये हम लोग का थर्ड नंबर का है इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम्स का, ठीक है। इंडोमेम्ब्रेनस अभी एक पढ़ा हम लोगों ने ईआर, दूसरा पढ़ा गोल्जी बॉडी, तीसरा पढ़ा लाइसोसोम और एक बचा हुआ वैक्यूल्स। तो 4 पढ़ लेंगे तो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइसोसोम जो होता है इसको डिस्कवर किया है क्रिस्टियंस डी ड्यूफ ने। और लाइसोसोम्स मिलता कहाँ पे है? तो एनिमल सेल्स में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है ये? लाइसोसोम्स विल प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। कहाँ मिलेगा? एनिमल सेल्स में मिलता है। लेकिन ध्यान रखना है कि एनिमल सेल्स में भी स्पेशली जो तुम्हारा मैच्योर आरबीसी है उसमें नहीं होता है, ठीक है। प्लांट सेल्स में तो होता ही नहीं है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये याद नहीं रहता है। लाइसोसोम प्लांट सेल्स में अब्सेंट होता है। तो अब एक सवाल आता है कि भाई लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। मतलब अगर लाइसोसोम किसी वजह से फट जाए तो सेल ही मर जाएगा, क्योंकि इसमें के सारे एंजाइम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है इसमें, आई बात समझ में? तो अब जो सवाल पैदा हुआ कि भाई अब लाइसोसोम नहीं है तो फिर लाइसोसोम का काम प्लांट सेल्स में कैसा होता है? कोई बात नहीं, इसमें कुछ माइक्रोबॉडी जैसे स्पेरोसोम्स वगैरह हो गया या वैक्यूल्स हो गया, ठीक है ना, या एलेरियन ग्रेन्स वगैरह होता है। तो तुम स्पेशली स्पेरोसोम्स और वैक्यूल्स को याद रखो कि इसका जो फंक्शन है ये लोग परफॉर्म्स कर देते हैं, ठीक है। देख, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स में बस एक ही स्टेप का अंतर है। जो वैक्यूल्स का जो तुम्हारा वेसिकल्स फॉर्म होता है वही अल्टीमेटली चेंज हो जाता है किसमें? लाइसोसोम में चेंज हो जाता है। देखो अभी दिखा भी देता हूं कैसे चेंज हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द जो तुम्हारा लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस माने बाउंड्री जो है उसमें सिंगल मेम्ब्रेन्स का होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन था या प्लास्टिड में भी क्या था? डबल मेम्ब्रेन्स था। अब इसका डायमीटर जो है यहाँ पे हम देखते हैं साइज, तो 0.2 से लेके 0.8 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, ये इसका डायमीटर। और बेसिकली लाइसोसोम बहुत अच्छा पॉइंट है। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलिसिस करने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है व्हिच फंक्शंस एज एट अ पीएच कितना? 4 से 5 एसिडिक पीएच पे काम करता है। सो दैट द आल्सो नोन एज द, इसको क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलेज। क्या बोलते हैं इसको? एसिड हाइड्रोलेज कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं एसिड हाइड्रोलेज। एसिड हाइड्रोलेज का मतलब इसमें जितने भी एंजाइम है दैट ऑल आर फंक्शनल एट अ एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच, और पीएच कितना होना चाहिए? ध्यान रखना 4 to 5, ठीक है ना, 4 to 5 पीएच पे काम करता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं तो न्यूक्लियेज हो गया। न्यूक्लियेज में ये क्या लिखा है? डीएनएज है, डीएनएज, ठीक है। ये है आरएनएज, ठीक है, डीएनएज आरएनए। तो ये सब क्या ब्रेक डाउन करता है? डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने का काम करता है न्यूक्लियेज एक। दूसरा उसी तरह से प्रोटीएज, तो ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का। लाइपेज, लिपिड का। लाइसोसोम्स किल द बैक्टीरिया बाय डिस्ट्रॉइंग द देयर सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल जब मैंने मोनेरा पढ़ाया था तो मोनेरा में तुम लोगों को मैंने डिटेल में बताया था कि हाउ दैट लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ एनी बैक्टीरिया। उसी टाइम पे पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन भी बताया था कि पेनिसिलिन क्या करता है। तो पेनिसिलिन सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है और लाइसोसोम जो ऑलरेडी सिंथेसाइज सेल वॉल उसको ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब उसके अंदर जो बॉन्डिंग होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है, उसको तोड़ देता है, जिससे सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगा। और सेल वॉल जैसे डाइजेस्ट हुआ तो बैक्टीरिया सेल्स का एक जो पार्ट है जो सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड नहीं बोलेंगे, फिक्स जो होता है वो हट जाता है। और उसमें एंडोसाइटोसिस की वजह से जब कोई भी लिक्विड भरता है तो फूल के फट जाता है तुम्हारा इसमें। नेक्स्ट एंजाइम है ग्लाइकोसाइडेज। तो ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स ऑफ द शुगर। तो शुगर और ग्लाइकोसाइड्स के बॉन्ड्स वगैरह जो बनते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है ना। अरे जब हम लोग नहीं पढ़ा था, शुगर पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि ग्लाइकोसिडिक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, या 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, या 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेज। नेक्स्ट फंक्शन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मान लो तुमसे पूछता है कि लाइसोजाइम का सबसे मेन एंजाइम क्या है, तो वो है फॉस्फेटेज। लिखा ना, मेजर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स, फॉस्फेटेज। और फॉस्फेटेज क्या करेगा कि किसी भी कंपाउंड के साथ जो फॉस्फेट जुड़ा है उसको तोड़ के अलग करने का काम करता है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फेटेज कहते हैं तुम्हारा। उसी तरह से सल्फेट और कैथेप्सिन्स,
तो कैथेप्सिन एक एंजाइम है जो कि फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। और मेटामॉर्फोसिस में कैसे हेल्प करेगा, आगे थोड़ा सा एक लाइन लिखा है मैंने कैथेप्सिन्स के बारे में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग कैथेप्सिन्स के बारे में क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि भाई लाइसोजाइम जो होता है ये फंक्शनल होता है एट एसिडिक पीएच, और पीएच का वैल्यू भी बोला था कितना, 4 to 5 पीएच होना चाहिए। तो अब एक सवाल आता है कि हाउ दैट लाइसोसोम मेंटेन द एसिडिक पीएच। तो यहाँ पे लिखा ना, लाइसोसोम इज क्रिएटेड एसिडिक एक्टिव प्रोटोन पंप व्हिच वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑन द कॉस्ट ऑफ द एटीपी। मतलब एटीपी कंज्यूम करता है। देख ये क्या किया, एटीपी कंज्यूम किया, और यहाँ से एटीपी कंज्यूम करके ये प्रोटॉन्स को अपटेक करता है, और प्रोटॉन अपटेक करके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तुम्हारा एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्टिव प्रोटॉन पंप है। क्या है, एक्टिव प्रोटॉन पंप होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, एक्टिव प्रोटॉन पंप। दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसके वजह से क्या होता है, अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और बाहर प्रोटॉन का कम होता है। और पता ही है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो पीएच अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोटॉन बढ़ेगा तो पीएच इसका कम होने लगता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ये लाइसोसोम है, और हाउ दैट मेंटेन द लो पीएच वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, एक्टिव प्रोटॉन पंप रीजन है, ठीक है। एक्टिव प्रोटॉन पंप इसके पीछे का मेन रीजन है। नेक्स्ट कम टू द लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स में टाइप हम देखते हैं, टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी लाइसोसोम्स। इसको बारीकी से समझना, देख आराम से तुम्हें ये भी समझ में आएगा उसका फंक्शन क्या है। लाइसोसोम्स का फंक्शन जो है ना वो इसी टाइप से भी समझ में आ जाएगा। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स ऑल्सो नोन एज वर्जिन लाइसोसोम्स, मतलब अभी तक इसका यूज नहीं हुआ है, या इसको बोलते हैं स्टोरेज लाइसोसोम्स, ठीक है। देखते जा, एक एक करके देखते जा, डायग्राम भी बना रखा है। देख ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है, दैट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पीएम। और ये सेल्स है, न्यूक्लियस कहीं होगा, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने। न्यूक्लियस के साइड में ये है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर से गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से गोल्जियन वेसिकल्स, और गोल्जी वेसिकल से जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी। नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे लिख दिया है, तो समझ लेना कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 1 डिग्री मतलब हो गया प्राइमरी, मतलब ये वर्जिन लाइसोसोम। अब ये वर्जिन लाइसोसोम फ्यूज करता है किसके साथ, फेगोसोम के साथ, और ये बना देता है सेकेंडरी लाइसोसोम। ये लिखा है ना सेकेंडरी लाइसोसोम। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम, इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोफेगोसोम्स या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। हेटेरोफेगोसोम या डाइजेस्टिव फेगोसोम्स कहते हैं, ठीक है। देख फेगोसोम क्या है, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है। तो जैसे कोई भी फूड पार्टिकल्स है, तो ये क्या होता है, इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होता है, और धीरे धीरे एंडोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये बना लेता है एक फेगोसोम, जिसमें अंदर फूड होता है और बाहर मेम्ब्रेन होता है, दैट्स कहलाता है फेगोसोम। और फेगोसोम के साथ जब ये वर्जिन लाइसोसोम जुड़ता है तो ये बनाता है सेकेंडरी मतलब हेटेरोसोम। देखो क्या है, हेटेरोसोम, हेटेरोफेगोसोम्स या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। तो यहाँ पे डाइजेशन शुरू, तो इस अंदर जो फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेशन के बाद इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद व्हाटएवर जो रेसिडेंशियल बॉडी प्रेजेंट होता है, जो भी बचा कुचा रहता है, उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल बॉडी कहते हैं। और रेसिडेंशियल में देखो ये 3rd डिग्री है ना, 3 डिग्री मतलब टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लाइसोसोम, इसको बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी, या ये वैक्यूल्स कहला सकता है, ठीक है ना, या टेलोलाइसोसोम्स कहते हैं, टेलोलाइसोसोम्स कहते हैं। अब ये टेलोलाइसोसोम्स क्या करेगा, इसमें जो वेस्ट है, रेसिडुअल पार्ट है, उसको ये क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू या ईफेगी या सेल वॉमिटिंग के थ्रू, एक ही प्रोसेस है, अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे देख लिखा है एंडोसाइटोसिस, और यहाँ पे लिखा है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल ईटिंग, इसको क्या बोलते हैं, ईटिंग, और इसको बोला जाता है फेगोसोम, फेगी, मतलब यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकाल देता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। आई बात समझ में। इंडोसाइटोसिस 2 तरह का होता है, एक होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पीनो। फेगो मतलब खाना, ईटिंग, और पीनो मतलब पीना, ड्रिंक करना, तो सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं तुम्हारा। देख प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। अब आते हैं हम लोग दो, एक बचा हुआ है तेरा टर्शरी, तो इसको बोलते हैं आउटोफेगोसोम या आउटोलाइसोसोम या साइटोलाइसोसोम
लाइसोसोम्स। तो इस केसेस में क्या होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म, मान लो जैसे ये डेड माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाला, और इसके साथ देख रहे हैं प्राइमरी 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 लाइसोसोम फ्यूज करता है, और डिपेंड करता है सेल ऑर्गेनेल के साइज पे। अगर बड़ा है तो ज्यादा लाइसोसोम, छोटा है तो फिर थोड़े में काम चल जाएगा। अब ये सारे के सारे लाइसोसोम्स क्या होता है, मिक्स होता है और मिल के इसके अराउंड ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को लेता है, जिससे अब ये सेल ऑर्गेनेल धीरे 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 डाइजेस्ट हो जाता है, और ये भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेसिडुअल बॉडी में। और रेसिडुअल बॉडी ये सारे मटेरियल को बाहर फेंक देता है, रिलीज कर देता है सेल वोमिटिंग के थ्रू। ये सब क्या करेगा, उसको रिलीज कर देता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया रिलीज, ठीक है। अब इस तरह से हम देखो सारे के सारे पढ़ चुके हैं। वर्जिन लाइसोसोम या स्टोरेज लाइसोसोम, जिसमें एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइसोसोम है, जो कि गोल्जी बॉडी के वेसिकल से बनता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम हेट्रोफेगी या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, उसी तरह से टर्शियरी रेसिडुअल वैक्यूल्स या टेलोसोम्स, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसोसोम्स या साइटोलाइसोसोम्स कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अदर फंक्शंस में। अब फंक्शन में कुछ नहीं बचा। अगर तुमने टाइप ऑफ लाइसोसोम समझ लिया तो फंक्शन में देख, यहीं से बता दे, इंटर सेलुलर डाइजेशन, हेट्रोफेगी बोलते थे, बनता था ना अभी, जिसमें ये देख, ये फेगोसोम्स और ये प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज करके बनाता था, तो डाइजेशन करा, तो इसी को बोला इंटर सेलुलर डाइजेशन। उसी तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो ये जो लाइसोसोम बना है वो किसी बाहर में भी जाके किसी सेल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। ऑटोफेगोसोम्स का इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब मान ले सेल खुद ही मर गया है, ठीक है, या सेल का कोई सेल ऑर्गेनेलिज मर गया है, तो उसको क्या करना है, मतलब वो तो सड़ा गला बॉडी है तो उसको हटाना है, तो स्केवेंजिंग करना पड़ेगा, वही लिखा ना ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगी दैट इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो सेल ऑर्गेनिज्म में। या ऑटोलाइसिस, तो अगर मान ले सेल्स को खुद मरना है, जैसे उसने डिसाइड कर लिया भाई सेल का लाइफ स्पेन पूरा हो गया है, अब वो मरना चाहता है, तो ऑटोलाइसिस कर लेगा। उसी तरह से डिफेंस में, तो WBC में ये लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, जो उस किसी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पैथोजन बॉडी में घुसा तो उसके कांटेक्ट में आके और ये लाइसोसोम्स के कंटेंट को उस पर रिलीज कर देता है, तो वो भी मर जाता है तुम्हारा, है ना। तो किल द बैक्टीरिया एंड वायरस, उसी तरह से अभी एक पढ़ा था ना कैथेप्सिन्स, तो कैथेप्सिन्स में मैंने बोला था कि ये फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस को करता है। तो देखिए कैथेप्सिन्स क्या करने वाला है, ये है कैथेप्सिन। देख, फ्रॉग का लार्वा होता है, लार्वल स्टेज में बहुत तेजी से एक प्रोसेस चलता है जिसमें ये लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो लार्वा से एडल्ट में चेंज होने के प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस, या तुम इसको बोल सकते हो मॉल्टिंग, ठीक है, मॉल्टिंग। तो ये मेटामॉर्फोसिस एंड मॉल्टिंग चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दैट एंजाइम नोन एज कैथेप्सिन्स कहते हैं। जिसमें देख, जो फ्रॉग का लार्वा उसमें टेल प्रेजेंट है, अब एडल्ट में टेल अब्सेंट हो गया, ठीक है, अब्सेंट हो गया। तो ये हो गया तेरा लार्वल स्टेज में, ये लाइसोसोम्स का फंक्शंस है। अब ये आगे हम लोग, ये फोर्थ हमारा सेल ऑर्गेनेलिज है, वैक्यूल्स, ठीक है। और वैक्यूल्स कैसे बनता है इसका भी कुछ आइडिया अगर लेना है तो इस डायग्राम को भी देख सकते हो या इस डायग्राम को भी देख सकते हो। देखिए ये क्या है, गोल्जियन वैक्यूल्स है। उसी तरह से ये भी सिक्रेटरी वेसिकल वैक्यूल्स अगर रहता है तो वैक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, जो फूड स्टोर कर सकता है। अब यहाँ टाइप देख और क्लियर हो जाएगा कि वैक्यूल्स ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। देख, द वैक्यूल्स इज क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में। और देखिए यहाँ पे नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया प्रेजेंट होता है इन साइटोप्लाज्म्स which are spreaded with the help of the specific membranes. सिंगल मेम्ब्रेन्स होता है, दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पे ये बेसिकली जो है ये ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये फॉल्स मेम्ब्रेन होता है। और फॉल्स मेम्ब्रेन्स में पहले बताया था कि अगर इस तरह से ये लिपिड का सिंगल लेयर हो गया और ये लिपिड का डबल लेयर होता है, तो बाई लेयर होता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन में सिंगल लेयर समथिंग या थोड़ा डिफरेंस हो गया, प्रोटीन लिपिड अलग अलग जैसे होता था, मिला जुला नहीं रहता है। तो यहाँ पे यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ा स्पेशल होता है, प्लांट में तो और ज्यादा स्पेशल हो जाता है। देखिए यहाँ पे टाइप देखते हैं। और जो वैक्यूल से अल्टीमेटली ईआर से, ऐसा नहीं कि गोल्जी बॉडी से ये हुआ है, ठीक है ना, ईआर एंडोप्लाज्मिक से ओरिजिनेट होके तेरा वैक्यूल्स भी बनता है और गोल्जी बॉडी भी बनता है, दोनों चीज। तो अल्टीमेटली जो ओरिजिन पॉइंट है वो ईआर है, ईआर से गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी से वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है।
अब यहाँ पे देख ER ओरिजिनेटेड हो गया। देखिए कंफ्यूजिंग होता है, अगर जैसे मैंने जो भी पहले डायग्राम बनाया था उससे हमें क्या दिख रहा था कि जो न्यूक्लियस है उससे निकलता है ER और ER से निकलता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, गोल्जी बॉडी से डायरेक्टली यहाँ पे तेरा वैक्यूल्स भी बन जाता है, वही यहाँ पे। टाइप में देखते हैं तो पहला नंबर है, तो पहला है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये बेसिकली फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन में प्रेजेंट होता है और उसका जो काम होता है वो होता है ऑस्मोरेगुलेशंस एंड एक्सक्रीशंस। तो देख एक चीज एकदम कॉमन है कि जहां जहां ऑस्मोरेगुलेशन होता है, जहां जहां भी ऑस्मोरेगुलेशंस हो उस जगह पे एक्सक्रीशंस भी, या फिर कहते हैं उल्टा बोल दिया मैं, जहां जहां एक्सक्रीशन होता है, जैसे हम लोगों का एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स क्या होता है, किडनी। तो किडनी not only perform the excretions but also perform the osmoregulation। दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली इंक्लूसिव वर्ड्स हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन म्यूचुअली क्या है, इंक्लूसिव वर्ड्स होता है दोनों। कैसे, जैसे मान ले एक्सक्रीशन का मतलब हो गया जो भी वेस्ट मटेरियल्स को बाहर, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया है या यूरिक एसिड। तो मान ले जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से यूरिया निकालना है तो सिर्फ यूरिया नहीं निकलेगा ना, उसके साथ सॉल्ट और उसके साथ वाटर भी निकलता है। तो बॉडी में वाटर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट भी इसी के वजह से मेंटेन रहता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो उसको क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशंस के थ्रू उसको मेंटेन करके रखता है तुम्हारा। तो वही चीज है यहाँ पे भी है। तो पहला नंबर है ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा है एक्सक्रीशंस में हेल्प करता है। जस्ट लाइक द हमारा किडनी जैसे होता है उसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ है उनमें एक सेल ऑर्गेनेलिज होता है, द नेम ऑफ द पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेलिज कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स, और ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा है सेप, एस लिखा SAP सैप वैक्यूल्स, सैप वैक्यूल्स। तो सैप वैक्यूल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में। कहाँ पे, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। और ये जब यंग होता है तो स्मॉल साइज का होता है, फिर जैसे जैसे सेल पुराना हो जाएगा उसमें इसका साइज बहुत बड़ा होता है और कभी कभी इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे सेल्स का 90% एरिया अकेला सेप वैक्यूल्स कवर कर लेता है। तो इस तरह से देखना, जब भी प्लांट सेल्स बनाया होगा तुम लोगों ने, ये प्लांट सेल्स बनाने जा रहे हैं, तो प्लांट सेल्स में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इस तरह से एक बड़ा सा कैविटी बनाया जाता है जो रिप्रेजेंट्स करता है, यही है दैट्स अ सेप वैक्यूल्स। ये तो जस्ट क्या है, न्यूक्लियस है। तो 90% जगह को घेर सकता है, बाकी अदर सेल ऑर्गेनिज्म इधर प्रेजेंट होता है, इधर सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो मेम्ब्रेन है, यही बोला था कि इसका मेम्ब्रेन थोड़ा स्पेशल है, इसका मतलब प्लांट का वैक्यूल्स का। तो मेम्ब्रेन ऑफ सेप वैक्यूल्स नोन एज, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो है इसको क्या बोला हम लोगों ने, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टोनोप्लास्ट कहते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। और टोनोप्लास्ट में क्या होता है, आयन एंड मटेरियल्स कैन क्रॉस थ्रू द टोनोप्लास्ट, आयन और अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग ATP। मतलब ये चाहे तो किसी भी चीज को जबरदस्ती स्टोर कर सकता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब ये ATP खर्च करने के लिए तैयार होता है। ATP खर्च होगा तो किसी भी चीज को ये इनसाइड पंप कर देता है और ये सैप वैक्यूल्स में इसको स्टोर करने का काम करता है। तो जैसे यहाँ पे देख, यहाँ पे फंक्शंस में क्या करता है, स्टोर द एमिनो एसिड, शुगर, वेस्ट मटेरियल्स, ईस्टर एंड इसके अलावा वाटर सोल्यूबल जो पिगमेंट है जैसे एंथोसाइनिन, आया हुआ क्वेश्चन है एंथोसाइनिन, वाटर सोल्यूबल्स, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ट है देखना, एक क्वेश्चन है कि मान ले जैसे बीट है या फिर किसी दूसरे प्लांट्स को लिया, जब उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसमें से कलर निकलता है, उससे पहले नहीं निकल रहा होता। क्यों, तो जैसे उसको गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे तो लिपिड पिघल जाता है और ये जो भी मेम्ब्रेन होता है लिपिड का बना होता है, तो मेम्ब्रेन के पिघलने के से उसके अंदर स्टोर्ड जो पिगमेंट है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि एंथोसाइनिन, ठीक है। इस वजह से वो रिलीज होता है, कलर छोड़ना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। तो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स अभी जस्ट हमने देखा कि प्राइमरी लाइसोसोम्स और फेगोसोम फ्यूज करके बनाते थे डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, और ये जैसे प्रोटिस्ट है या हायर एनिमल्स वगैरह में उनमें प्रेजेंट होता है और हेल्प किसमें करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हैव डाइजेस्टिव एंजाइम सो इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और वो भी कैसा, ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गैस वैक्यूल्स। तो गैस वैक्यूल्स में स्पेशलिटीज क्या है कि इसके अंदर गैस भरा होता है जिसकी वजह से ये फ्लोटिंग में हेल्प करता है। सब जगह नहीं मिलता है, ये मिलता है प्रोकैरियोट में स्पेशली
ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर सकता है। तो फ्लोटिंग में क्या करता है, ये हेल्प करेगा तुम्हारा इसमें। क्लियर है? अब यहाँ पे जो भी हम लोग वैक्यूल्स में प्रोटीन मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे थे, तो ये मेम्ब्रेन क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन या तो प्रोटीनियस मेम्ब्रेन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो वैक्यूल्स कहा जाता है। हैव द प्रोटीनियस मेम्ब्रेन सो इट इज नोन एज द स्यूडो वैक्यूल्स कहते हैं। किसको? गैस वैक्यूल्स को। ठीक है, गैस वैक्यूल्स को। वैसे तो क्या बोल रहा था, यूनिट मेम्ब्रेन मतलब लिपिड का मेम्ब्रेन ही होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, वैक्यूल्स में एक पॉइंट बस छूट गया है, एक था पॉइंट, हाँ ये देखना, इसको बोला जाता है गर्ल सिस्टम, GERL गर्ल सिस्टम। जी से हो गया गोल्जी बॉडी, ई सेंडोप्लाज्मिक, और GER सेंडोप्लाज्मिक, और एल से होता है लाइसोसोम। ये तीनों मिलके ER लाइसोसोम गोल्जी बॉडी मिलके एक गर्ल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और एक अगर इसमें वैक्यूल जोड़ देते हैं तो दैट्स 4 ऑर्गेनेल्स मिलके बनाता है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, तो ये था हम लोग का एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम्स।